अब तक मैं स्टेट वेरिएबल्स के बारे में अच्छी खासी बात कर चुका हूँ और आपको ये बता चुका हूँ जैसे कि मेरे पास अगर कोई स्टेट वेरिएबल u यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो और मैं चाहे किसी भी तरह से उस पॉइंट पर पहुंच जाऊँ, तो ये किसी भी पीवी डायग्राम में किसी भी खास मुकाम पर उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा वही वैल्यू रहेगी, चाहे मैं किसी भी तरह उस मुकाम तक पहुंचूं, कितने भी चक्कर लगाकर आ जाऊं। मिसाल के तौर पर अगर ये वैल्यू 5 है तो ये 5 ही रहेगी, चाहे मैं कितने भी चक्कर लगा लूँ इस पीवी डायग्राम पे, कितने भी साइकिल्स कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये जो वैल्यू है u की वो 5 ही रहेगी या कुछ भी रहेगी, लेकिन वो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगी या चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये कि स्टेट वेरिएबल है और ये सिर्फ पीवी डायग्राम में अपनी पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो और ये कि जैसे कि अगर हम हीट की बात करें या हरारत की बात करें तो वो एक लेजिटिमेट स्टेट वेरिएबल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं Hc यानी कि हीट कंटेंट और डेल्टा Hc यानी कि हीट कंटेंट में चेंज की बात करता हूं कार्नोट साइकिल में, तो ये जाहिर बात है हीट एडेड टू द सिस्टम यानी कि सिस्टम में शामिल की गई हीट है। तो मैं यहाँ A से B पर जब मैं जाऊंगा तो मैं सिस्टम में कुछ ना कुछ हीट ऐड करूंगा इस आइसोथर्म में, और फिर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें कि मैं कोई हीट शामिल नहीं करूँ। फिर मैं C से D पे जाऊंगा, एक और आइसोथर्म में फिर जाऊंगा और फिर यहाँ से मैं एडियाबैटिक पाथ को फॉलो करता हुआ D से A तक जाऊंगा। तो इस सूरत में जो इस सिस्टम में हीट ऐड की गई है वो क्या होगी, यानी कि डेल्टा Hc जो है वो बराबर होगा Q और ये होगा Q1 माइनस Q2, जो कि Q2 लार्जर है, Q2 छोटा है क्योंकि ये हमने जो हीट जो है ये सिस्टम से हायर आइसोथर्म पे और ये क्वांटिटी जो थी ये ज़्यादा थी। तो ये जो था ये अमाउंट जो है ये अगर मैं पूरा पाथ फॉलो करने के बाद पहुंच जाता हूँ और ये 0 हो जाता है तो फिर जो है ये स्टेट वेरिएबल होगा। लेकिन बहरहाल अब मैं अगर देखता हूँ आइसोथर्म पर मैं हूँ, आइसोथर्म में मैंने कुछ हीट ऐड की, एडियाबैटिक में कोई हीट ऐड नहीं हुई, दूसरे आइसोथर्म में फिर कुछ हीट सिस्टम से निकाली गई, बाहर निकाली गई और फिर मैं वापस एक एडियाबैटिक पाथ फॉलो करता यानी कि कोई हीट ऐड ना करते हुए मैं पहुंचा। तो अब अगर फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर 10 थी और मैं एक पूरा राउंड लगाकर इस पूरे साइकिल में होता हुआ तो ये 10 प्लस कुछ W हो जाएगी, फिर 2W हो जाएगी, या इस तरह से ये जो वैल्यू है ये इसकी वर्क डन के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हर साइकिल में मैं कुछ न कुछ काम कर रहा हूँगा इस सिस्टम पे। तो ये एक लेजिटिमेट स्टेट वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये एक नाजायज स्टेट वेरिएबल या जिसके इस काबिल नहीं है हीट कंटेंट के हम इसे तो स्टेट वेरिएबल का इसको इग्नोर कर दीजिए। ये जो Q1 और Q2 है ये हर मर्तबा इसकी वैल्यू पीवी डायग्राम पर हमें तब्दील होती मिलेगी, और क्योंकि हम जब हीट ऐड करते हैं या हीट चेंज जो कुछ भी करते हैं तो ये इसकी वैल्यू हीट कंटेंट की उस सिस्टम में तब्दील होती जा रही है। तो क्यों ना मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है कि जब ये सब मैं देख रहा हूँ और एक स्टेट वेरिएबल के मेरे जहन में आ रहा है तो क्यों ना मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूं जिसको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मुझे पता है इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या होगा, ये मैंने डिफाइन किया S। और अभी मैं इसके बारे में कुछ आपको मजीद नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसके बारे में कुछ सॉल्व करें। तो डेल्टा S मैं कहता हूं Q यानी कि हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम में शामिल की गई है, और T यानी वो टेम्परेचर जिस पर के वो हीट शामिल की गई है। अब मुझे तो पता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इस पर मैं फ्यूचर वीडियोस में, अगली वीडियोस में जरा तफसील से बात करूंगा। और ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इस एक नए स्टेट वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं कि पूरे कार्नो साइकिल में अगर मैं पूरा राउंड लगा के आऊंगा तो S की वैल्यू अगर चेंज इन S जो है वो 0 होगा, यानी कि जो भी वैल्यू इसकी इनिशियली थी वो पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद वही रहेगी, यानी कि डेल्टा S जो है अगर मैं पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता हूं तो डेल्टा S 0 रहेगा। सही, तो अब मैं चलिए इसको एक और कलर में कर लेता हूं। ये आया डेल्टा S कार्नो साइकिल के लिए SC। सही, तो अगर हम कार्नो साइकिल में जाते हैं तो फिर पहले हम A से B तक जाएंगे, यानी आइसोथर्म को फॉलो करेंगे। टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा जो कि T1 था, तो उस वक्त हमने सिस्टम में जो हीट शामिल की थी वो थी Q1। ये अब मैं एडियाबैटिक पाथ को B से C तक फॉलो करता हुआ जा रहा हूं, जहां पर मैंने कोई हीट फॉलो नहीं की, क्योंकि बाय डेफिनेशन एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कोई हीट शामिल नहीं करते, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह मैं C से D तक जब जाऊंगा तो उस वक्त हीट जो ऐड होगी वो T2 पे ऐड होगी, और जो क्वांटिटी ऑफ हीट होगी, सॉरी वो जो जी हाँ ये Q2 जो है ये उस सिस्टम की हीट होगी जो कि जाहिर बात है कि नेगेटिव होगी। तो अब
मैं फाइनली डी से ए तक जाऊंगा, ये भी एक एडियाबैटिक पाथ है, यानी कि कोई ट्रांसफर ऑफ हीट यहां नहीं होगा, तो लिहाजा यहां पर ये हीट एडिड 0 हो जाएगी। तो 0 0 को तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। अब मेरे पास जो दो क्वांटिटीज रह जाएंगी वो रह जाएंगी Q1 और Q2 और ये डेल्टा SC। तो अब मुझे मालूम करना है कि ये डेल्टा SC कितना होगा, सही। तो क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये एक स्टेट लेजिटिमेट या जायज स्टेट वेरिएबल है या नहीं है, तो डेल्टा SC बराबर हो जाएगा QT ओवर T1 प्लस Q2 ओवर T2। और आपको पता है कि Q2 नेगेटिव है क्योंकि इस सूरत में हीट जो है वो सिस्टम से निकाली जा रही है। तो अब ये जो पाथ है, ये पाथ आइसोथर्म वाला, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि एडियाबैटिक में जो है तो हीट चेंज नहीं हो रही, लिहाजा यहां पर जो है डेल्टा U जो है टेम्परेचर की वजह से ये 0 होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह दूसरा आइसोथर्म में भी होगा। तो A टू B का जो है पूरा का पूरा जो होगा A टू B तक जो भी हीट जो भी चेंजेस आएंगी वो उस कर्व के अंडर होंगी। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये मैं Q1 इज इक्वल टू, अब मुझे क्योंकि कुछ कैलकुलस करनी है तो, और आपको पता है कि प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम होता है Q1, तो ये प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम होगा Q1, क्योंकि वर्क डन है, कोई टेम्परेचर में इजाफा नहीं हुआ। तो बाय डेफिनेशन P डेल्टा V की जगह, क्योंकि मैं कैलकुलस करने जा रहा हूं तो मैं इसको P टाइम्स dV कर दिया। बहुत स्मॉल चेंज की मैं बात कर रहा हूं, इतने से। और आपको पता है कि इंटीग्रल में हम इसको सबको सम अप करते हैं और फिर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो इंटीग्रल में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और मैं इंटीग्रेट ही करूंगा कैलकुलस की मदद से। तो ये होगा VA टू VB, यानी मैं वॉल्यूम A से वॉल्यूम B तक जब मैं जाऊंगा तो ये Q1 मैं इंटीग्रेट करके मालूम कर लूंगा। इसी तरह Q2, उसमें मेरे पास जो है मैं पॉइंट C से पॉइंट D तक जा रहा हूं, लेकिन यहां पर भी P टाइम्स dV ही लिखूंगा क्योंकि बाय डेफिनेशन वर्क डन जो है वो इसके बराबर होगा। तो ये यहां पर मेरे पास ये पाथ है और मैं यहां पे जा रहा हूं C से D तक, वापस उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसका एरिया अंडर द कर्व मालूम कर, तो इंटीग्रेटेड ओवर VC एंड VD। अब मैं दोनों इंटीग्रल्स को पैरेलल बिल्कुल एवेल्युएट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और ये इस तरह की हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, लिहाजा अब आपको ज्यादा आसानी होनी चाहिए। तो अब मैं पहले A से B तक जाऊंगा और फिर उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां पर टेम्परेचर बिल्कुल तब्दील नहीं हो रहा, जो भी टेम्परेचर था वो टेम्परेचर अपनी जगह रहेगा। तो आपको याद होगा कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो यहां पर P को अगर मैं तब्दील कर दूं तो P इज इक्वल टू nRT ओवर V। तो मैं P की जगह P की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा दोनों इंटीग्रल्स में, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, सही। तो अब हमारे पास इन दोनों Q1 और Q2 के लिए वैल्यूज आ जाएंगी। ये हो जाएगा Q1 इंटीग्रेटेड ओवर VA टू VB एंड P की जगह आ जाएगा nRT बाय V इंटू dV। इसी तरह Q2 हो जाएगा इंटीग्रल VC टू VD और nRT बाय V इंटू dV। आप ये देखिए दोनों इंटीग्रल्स पैरेलल चल रहे हैं और आप बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पिछली 2-3 वीडियोस देख चुकी हैं तो बुनियादी तौर पर हम एक ही काम करने जा रहे हैं, लेकिन Q1 पर यानी पहले आइसोथर्म पर टेम्परेचर T1 था और दूसरे आइसोथर्म पर टेम्परेचर T2 था। तो लिहाजा मैं यहां पर VA ओवर VB पे जब इंटीग्रेट करूंगा तो यह पर टेम्परेचर T1 था, क्योंकि हमारे पहला आइसोथर्म था, ये दूसरा आइसोथर्म के लिए T2 था टेम्परेचर हमारा। ये देखिए, अगर आप ये देखें तो ये C से D तक जाते हुए हमने T2 टेम्परेचर था और ये A से B तक जाते हुए हमारा T1 था टेम्परेचर। ये मैं पिछली 2-3 वीडियोस अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो nRT1 इस केस में यहां पर कांस्टेंट्स हैं, इनको मैं इस इंटीग्रल से बाहर ले जा सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब होगा Q1 इज इक्वल टू nRT1 इंटीग्रल ओवर VA टू VB 1 ओवर V dV, और इसी तरह Q2 का जो होगा वो होगा nRT2, याद रखिए यहां nRT2 है, और VC इंटीग्रेटेड ओवर VC टू VD 1 ओवर V dV। ठीक, अब मैं एक बार फिर
ये यहाँ का एंटी डेरिवेटिव लूंगा। पिछली वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा कि वो 1/v dv का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ v होता है। तो अब nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ v, लेकिन इंटीग्रेटेड ओवर va टू vb। सही, बिल्कुल इसी तरह से ये सारा का सारा चलेगा Q2 के लिए भी, लेकिन मैं पहले इसे सॉल्व करता हूं Q1 के लिए। तो नेचुरल लॉग ऑफ va ओवर va टू vb होगा नेचुरल लॉग, क्योंकि हमने vb के लॉग को माइनस करेंगे तो माइनस का मतलब होगा ये डिवाइड हो जाएंगे, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज है। तो Q1 हो जाएगा nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ vb ओवर va। इसी तरह Q2 की वैल्यू भी जो होगी nRT2, बीच के स्टेप्स मैंने स्किप कर दिए, तो इसको ये सॉरी मैं इंटीग्रल लिख गया, सॉरी ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ vd ओवर vc। सही, आप देखें दोनों इक्वेशंस पैरेलल चल रही हैं और आप आसानी से समझ सकते हैं कि और हम ये मालूम करना चाहिए कि SC जो है वो लेजिटिमेट स्टेट वेरिएबल है या नहीं है, यानी इसके लिए डेल्टा SC को 0 होना चाहिए, यानी कि Q1 ओवर T1 प्लस Q2 ओवर T2 का जो सम है वो इस केस में, इस कार्नो साइकिल के केस में 0 होना चाहिए। तो मैं इसको दोनों साइड्स को, इसकी मैंने T1 से डिवाइड किया तो ये T1 कैंसिल हो गया, इसी को मैंने T2 से डिवाइड किया तो यहां पर ये T2 कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा SC, यानी कि कार्नो साइकिल के लिए डेल्टा Q1 ओवर T1 प्लस Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू, तो NR तो कांस्टेंट है, NR को मैंने बाहर निकाल लिया और ये नेचुरल लॉग VB ओवर VA और प्लस NR नेचुरल लॉग ऑफ VD ओवर VC। सॉरी मैं ये VA लिख गया, बोलते बोलते कुछ और हो गया। खैर ये VC और ये यहां पर भी मैंने ये V लिखना भूल गया था। तो खैर अब ये देखिए कि हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तो NR को मैंने बाहर निकाल लिया, ये कांस्टेंट है, कॉमन के तौर पे बाहर निकल आएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ VB ओवर VA प्लस नेचुरल लॉग ओवर VD ओवर, तो ये आपस में ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये VB ओवर VA इंटू VD ओवर VC। ओके, अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। ये है डेल्टा SC। अब मेरे पास क्या है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये करूंगा कि ये VD और VC के रेसिप्रोकल से ये जो भी क्वांटिटी है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, जो कि सिंपल मैथमेटिकल रूल है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यूं कहें कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही, तो अब मैं इसके नतीजे में क्या होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरे पास VB ओवर VA डिवाइडेड बाय VC ओवर VD, इसका मल्टीप्लाई करने के कुछ कैंसिलेशन होगी, तो मेरे पास इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हो गया नेचुरल लॉग NR डेल्टा SC, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल आ गया। अब आप याद कीजिए पिछली वीडियो में हमने क्या रिजल्ट इवेल्युएट किया था जी, ये वो रिजल्ट आपको यहां काम आएगा। हमने मालूम किया था कि VB ओवर VA इज इक्वल टू VC ओवर VD, ये कार्नो साइकिल के लिए हमने मालूम किया था। सही, तो कार्नो साइकिल के लिए जब ये दोनों चीजें बराबर, तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएंगे। जी हां, ये 1 हो जाएंगे। तो और 1 का जो नेचुरल लॉग होता है वो होता है 0। NR नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या हुआ, वह 0 और N 0 जी, ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी, और आपको याद होगा हम इसकी पिछली वीडियो में बात कर चुके। तो NR टाइम्स 0 हो गया 0। तो डेल्टा SC जो है मेरे पास वो वाकई एक लेजिटिमेट वेरिएबल है जो कि हीट कंटेंट्स और टेम्परेचर से डील करता है। तो डेल्टा S जो है वो कार्नो साइकिल की सूरत में वो मेरे पास हो गया QT ओवर Q ओवर T, और ये एक लेजिटिमेट स्टेट वेरिएबल है क्योंकि
ये जब हम किसी क्लोज लूप की बात करते हैं या कार्नो साइकिल में पीवी डायग्राम में जिस पोजीशन पर भी होगा हम इसकी वैल्यू को सेम ही पाएंगे और ये एक नया हमें एक लेजिटिमेट वेरिएबल मिला है। लिहाजा अगर फर्स्ट लीजिए a पर इसकी वैल्यू 10 थी और मैं चाहे 10 दफा भी ये पूरा साइकिल कंप्लीट करके आ जाऊं, इसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो और डेल्टा एस हमेशा 0 रहेगा। ये बात याद रखिए, एस की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू जरूर होगी, लेकिन इस क्लोज साइकिल में इसकी डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। इस पर मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से बात बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।